आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त निखिल, जिसको आप श्रीहर निखिल के नाम से भी जानते हैं। मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं श्रीहर निखिल के नाम से। यूपीएससी के हम, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी आपसे कहा था, कि हम एक बार ज़रा पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, एक बार हम उनको ज़रा देखें। आवश्यक होता है जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे आज से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, तो केवल जिस दिन आपने तय किया, जिस दिन आपने सुनिश्चित किया, जिस दिन आप अश्योर हो गए कि हाँ आज से मैं शुरू कर रहा हूं, तो उस दिन से आप कुछ स्ट्रेटजीज हमेशा बनाएं। सिलेबस सबसे पहला होता है, सिलेबस हम उसे चेक करें वो कैसा है। सेकंड होता है कि इस सिलेबस के अंदर किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए आपको ऑब्वियसली बात है प्रीवियस ईयर में जाना पड़ेगा। और थर्ड होता है आपका स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में क्लासेस भी इंक्लूडेड होती है। स्टडी मटेरियल में आपके नोट्स, आपकी बुक्स, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो आज हम सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज तो हमने डिस्कस की हुई है, हमने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम सेकंड स्टेज पे बढ़ते हैं और अभी 2023 का जो मेंस का एग्जाम हुआ है यूपीएससी का, हम उसी को ले लेते हैं। और इसमें भी हम स्पेशली आज हम इंडियन फिलोसॉफी को डिस्कस करेंगे, फिर हम वेस्टर्न को, फिर हम सोशल को, और फिर हम रिलीजियस को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है, मैं नहीं चाहता कि हम 10 मिनट के अंदर चारों ही सेक्शंस कवर कर दें, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको ढंग से किसी चीज को समझना है पेपर के अंदर, अगर आपको उसका गहराई में उसको जाना है, तो आप ऑब्वियसली बात, आप एक एक सेक्शन उठाइए। और मैं आपको हमेशा ही कहता हूं, जिस दिन आपने तय कर लिया कि मुझे ये ऑप्शनल लेना है, कुछ भी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलोसॉफी, कुछ भी हो, अब जिस दिन तय हो गया, सेकेंडरी आप स्टडी मटेरियल इकट्ठा कीजिए, और थर्ड फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और फिर आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंडियन फिलोसफी से हम शुरू करते हैं। इस बार जो इंडियन फिलोसफी का पेपर था, उसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, या मैं कहूं कि बहुत मेजर चेंजेस तो नहीं है, बट हाँ, अगर कुछ नया मैंने देखा है तो ऑब्वियसली बात है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये मैंने एक नयापन देखा। और अगर ये चीज कंटिन्यू रहती है तो ये कहां तक जाएगी। कि यूपीएससी है, पहली बात तो हम ये हिमाकत कर रहे हैं, हम ये गलती कर रहे हैं कि हम यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक असफल प्रयास है। कितने ही महान, कितने ही बड़े टीचर्स क्यों ना हो खैर हम तो बहुत छोटे हैं, यूपीएससी के पैटर्न को वो भी क्रैक नहीं कर सकते। यूपीएससी कहां सोचता है, वहां तक हम नहीं सोच सकते। ठीक है, हम इंडियन फिलोसफी खोल लेते हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक चीज और कहता हूं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसके ऊपर ही ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। हम गूगल करते रहते हैं, हम अलग अलग वेबसाइट्स पर चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, उससे बेटर है कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। जैसा कि पहला इंस्ट्रक्शन जो 2023 का पेपर था, वो कहता है कि साहब इसमें 8 प्रश्न हैं, 2 पार्ट्स में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपे हुए हैं। नेक्स्ट, आपको इनमें से कोई भी 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 5 आउट ऑफ 8। 8 प्रश्न है, मतलब 3 चॉइस है आपके पास, 3 क्वेश्चन आप छोड़ेंगे, 5 ही प्रश्नों का जवाब देना है। अब दूसरी चीज, इसको मैं इस तरीके से समझाऊं, रुकिए, थोड़ा आसान होगा आपको। देखिएगा अपनी स्क्रीन पे आपके पास 2 सेक्शंस हैं, 8 प्रश्न है, मतलब कि मान लीजिए 4 and 4। इस तरीके से 2 पार्ट्स में मैंने 4 4 क्वेश्चंस डिवाइड किए। सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है? सेकंड इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि साहब प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 आपके लिए कंपलसरी है। मींस इस सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, और इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन इसका और पहला क्वेश्चन इसका करना मैंडेटरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब अगर मुझे छोड़ने का मन हुआ कि यार मैं एक क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूं, तो भैया पहला और 5वां मत छोड़ना, ये अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है
जो पेपर पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड में कम से कम एक प्रश्न आपको अवश्य करना है। मतलब इसके अलावा भी आपको इन दोनों सेक्शंस में से कोई सा भी एक्स और कोई सा भी वाई क्वेश्चन करना है। मतलब यहां पर इन तीनों में से कोई सा भी एक उठा लीजिए और इन तीनों में से कोई सा भी एक उठा लीजिए, एक एक करना भी मैंडेटरी है। 4 क्वेश्चन हो गए, रेस्ट ऑफ 1 क्वेश्चन। भले ही आप इस सेक्शन का कर लीजिए, भले ही आप इस सेक्शन का कर लीजिए, उसके लिए आप फ्री हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्शन से मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं, इससे ऊपर आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन से। इसे अपने दिमाग में बिठा के रखना। मान लीजिए आपके सिलेबस के अंदर वेस्टर्न फिलॉसफी है और इंडियन फिलॉसफी है। आप कहते हैं कि मैं इंडियन फिलॉसफी के साथ जाना चाहूंगा, तो भैया इंडियन फिलॉसफी के 3 ही प्रश्न आप कर सकते हैं बस। बोनस आपके लिए वो 5वां क्वेश्चन है जो कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन के अंदर उसे कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा एक आपका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। 2-2 प्रश्न करना जरूरी है। 2 वेस्टर्न से आप करेंगे मैंडेटरी है, 2 इंडियन से आप करेंगे मैंडेटरी है। अब वो एक प्रश्न जो आखिरी प्रश्न है वो गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। वो भले ही आप करें तो सेक्शन फर्स्ट से कर दीजिए, भले ही आप करें तो सेक्शन सेकंड से कर दीजिए। इतनी सी बात। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखे हुए रहते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न के लिए स्पेसिफिक मार्क्स जो हैं उस क्वेश्चन के सामने लिख दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रश्नों के उत्तर आप उसी लैंग्वेज में लिखेंगे जिसका उल्लेख आपके हॉल टिकट के अंदर लिखा हुआ है। आपका जो प्रवेश पत्र है उसमें जिस लैंग्वेज का वर्णन किया है, मतलब जिस फॉर्म भरते वक्त आपने जिस लैंग्वेज को ऑप्ट किया था उसी लैंग्वेज में आपको इसे लिखना है। यह ध्यान रखना। प्रश्नों की शब्द सीमा जहां उल्लेखित है वहां मानी जानी चाहिए। जहां पर शब्द की सीमा लिखी हुई है, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। सर एक प्रश्न कितने मैं शब्दों में लिखूं, कितने शब्दों में, 100 वर्ड, 100, 200, 500, 600, कितने? यूपीएससी आपको कहता है कि शब्दों की सीमा जहां पर लिखी हुई है, जहां पर मैंने लिख दिया है, जहां पर मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि साहब ये प्रश्न 100 वर्ड्स में आएगा, तब वो सीमा ही एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर यहां पे एक कंक्लूजन निकला कि अगर किसी प्रश्न में शब्द सीमा नहीं लिखी गई है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं है? इसका जवाब अपन ढूंढेंगे अभी। नेक्स्ट से कहते हैं कि साहब उत्तर की जो गणना है वो सीक्वेंस से ही की जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मींस अगर आप पहले तय कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंडेटरी है तो भैया पहले फर्स्ट ही कीजिए। फिर सेकंड आता है, आपने कहा सेकंड तो सर मैं नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, आप फिर थर्ड कर दीजिए। आपने कहा थर्ड भी नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, आप फोर्थ कर दीजिए। लेकिन वो सीक्वेंस वैसी ही होनी चाहिए, 1 2 8। इसको इस तरीके से मत कर दीजिए कभी भी एग्जाम हॉल में। आप पहले आपने सेकंड कर दिया, फिर आपने फिफ्थ कर दिया, फिर आपने सिक्स्थ कर दिया, फिर आपने 1 कर दिया, फिर आपने 8 कर दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? मैं नहीं कह रहा, यहां लिखा हुआ है कि भैया गणना जो है वो क्रमानुसार ही की जाएगी। आपका जो आंसर दिया है आपने वो सीक्वेंस के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यहां पर एक बार कई लोगों से मैं मिला हूं, पता नहीं सच्चाई है या क्या है, वो कहते हैं कि साहब अगर आपने इस तरीके से लिख दिया ना 2 5 6 1 8, तो वो काउंट ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, दैट्स इट। आप कहेंगे तो गलत हो गया, तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा ना गया हो, तो इससे ज्यादा बोनस आपको और कोई नहीं दे सकता। भैया अगर आपने आधा आंसर भी लिखा है ना तो उसके अंदर भी आपको नंबर दिए जाएंगे, बशर्ते कंडीशन एक ही है, उसे काटना मत। और अगर आपने उस पर क्रॉस लगा दिया, भले ही 10 लाइनें लिखी थी लेकिन मन में आई उसको आखिरी में आते आते काट के आ गए, तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। भले फिर आप आरटीआई लगाइए, भले फिर आप कुछ भी लगाइए।
तो ये कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। अगर कोई पेपर आप खाली छोड़ रहे हैं पेज तो उसे काट दीजिए, वरना आपके मार्क्स में दिक्कत आ सकती है। इंस्ट्रक्शंस हमेशा पढ़ें, हमेशा 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 पढ़ें इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में कभी भी आप आंखों देखी या अनदेखी जिसे हम कहते हैं वो ना करें। आंखों से देखें, अनदेखी कभी ना करें। इंडियन फिलोसफी पे अब जरा हम बढ़ते हैं कि अब इंडियन फिलोसफी में क्या क्वेश्चंस आए। अच्छा, एक चीज तो मैंने जो नयापन देख रहा हूं मैं कुछ टाइम से यूपीएससी के साथ, वरना अगर आप 10 साल से पहले क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर एक डायरेक्ट एक सिस्टम आता था। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, सभी मानवीय ज्ञान जो है अनुभविक है और इस कारण से वो सापेक्ष है। ऑल ह्यूमन नॉलेज इज एम्पिरिकल एंड देयरफॉर रिलेटिव। यहां तक तो ठीक है। उपरोक्त कथन के आलोक में जैन दर्शन का सप्तभंगी न्याय का जो सिद्धांत है भैया उसे समझा दीजिए। पहले क्या होता था, हम सभी मानवीय ज्ञान अनुभविक हैं और इस कारण से सापेक्ष है, इस सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए। अब व्यक्ति बैठा बैठा सोचे अरे कौन सा सिद्धांत है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्सेशन किया है, काफी टाइम से, कुछ सालों से मैं देख रहा हूं इसे। आपके लिए रिलैक्सेशन किया है इन लोगों ने। क्या किया है इन्होंने, आपको अब ये स्पेसिफिक करवा दिया है। अब इसमें मैं एक चीज समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपको सप्तभंगी न्याय के बारे में किसी परिस्थिति किसी कारणवश आप उस दिन भूल गए एग्जाम हॉल में कि साहब सप्तभंगी न्याय मुझे नहीं पता होता क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अनेकांतवाद क्या होता है, मुझे तो ये नहीं पता सप्तभंगी न्याय क्या होता है, मुझे न्याय के बारे में नहीं पता क्या होता, मुझे नहीं पता कि जैन दर्शन कहता क्या है, मुझे तो कुछ नहीं पता। उस परिस्थिति में सप्तभंगी न्याय के बारे में जितना भी आपको पता हो, जितना भी आपने पढ़ा हो, उसे जरूर लिखें, उसे जरूर लिखें। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बारे में आप गलती ना करें, इस विषय में आप बिल्कुल गलती ना करें। समझ रहे मेरी बात आप? इस चीज पर आप गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन है मानवीय ज्ञान अनुभव से आता है और दूसरा ये सापेक्ष होता है। अनेकांतवाद से कहानी उठाइए, अनेकांतवाद से कहानी शुरू कीजिए। अनेकांतवाद भी ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है, अनेक धर्मकम वस्तु की बात करता है। फिर हम वहां से शादवाद की तरफ बढ़ते हैं जो कि सापेक्षता की बात करता है। दोनों का एक्सप्लेनेशन सप्तभंगी न्याय देता है। दैट्स इट। 3 सेक्शंस आप इजीली कवर कर सकते हैं। इसमें 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। 50-50-50 करके आप इसका आराम से कंक्लूजन कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप जैन दर्शन से करेंगे। जैन दर्शन के बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताना क्योंकि ये छोटे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत क्रिस्प होने चाहिए, बहुत ही जिसको मैं कहूँ ना कि एकदम टू द पॉइंट होने चाहिए। साहब जैन दर्शन इतना पुराना था, इसकी स्थापना इन्होंने करी थी, इसके ये बड़े इसके नेता थे, ये इसके वो बड़े थे, ये बड़े संत थे, ये बड़े महात्मा थे, ये इनका तीर्थ था, ये उनका आश्रम था। नहीं, सॉरी, ये आप यहां नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आपको यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है, आप कोशिश कीजिए वो टू द पॉइंट हो। मैं वेदांत का प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं और आप शंकराचार्य की जीवनी लिख रहे हैं वहां पर, तो ये गलत है। एग्जामिनर समझ जाता है कि विद्यार्थी हमें पागल बना रहा है। टू द पॉइंट आप स्टार्ट कर दिए सप्तभंगी ने, जैन दर्शन का ज्ञान का सिद्धांत, जैन दर्शन का कर्म का सिद्धांत, जैन दर्शन का ये सिद्धांत, जैन दर्शन का वो सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत आपको अगर याद है तो आप टू द पॉइंट कहानी शुरू की कि साहब जो अनेकांतवाद है जैन दर्शन का कौन सा सिद्धांत है, सप्तभंगी न्याय वो कौन सा सिद्धांत है, शादवाद है वो कौन सा सिद्धांत है। सप्तभंगी न्याय में, अच्छा, अब बच्चे इसमें एक चीज और करते हैं। सप्तभंगी न्याय के अंदर बच्चे सातों के 7 न्याय लिख कर आ जाते हैं। शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति, च नास्ति, च अव्यक्तम, और बाद में इनके कॉम्बिनेशंस करके 7 कर देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है आपको। पहले आप ये समझाइए कि ज्ञान अनुभविक है, द नॉलेज इज एम्पिरिकल। फिर आप समझाइए कि इस कारण से वो सापेक्ष है। इट मीन्स मैं बात कर रहा हूं शादवाद की, क्योंकि मैंने सापेक्षता की बात करी है। शादवाद सापेक्षिक ज्ञान की बात करता है, इसलिए चूंकि शादवाद का एक्सप्लेनेशन जो आएगा वो सप्तभंगी न्याय से निकलता है। शादवाद को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आपके पास 2 ही थ्योरीज होती है, फर्स्ट इज तत्व मीमांसा एंड सेकंड इज ज्ञान मीमांसा। आप उसी हिसाब से तो समझा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है आपके पास।
सप्तभंगी न्याय उठाइए। सप्तभंगी न्याय के लिए आपको शादवाद के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अनेकांतवाद को थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा। कोशिश कीजिए इनको थोड़ा छोटा भी अगर आप लिख देंगे तो कंक्लूजन आपका थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें यह नहीं कहा गया है कि आपका मत क्या है, आपका पक्ष क्या है, वह नहीं, वैसी बात नहीं की गई। मुझे सिर्फ दो चीजों पर समझाना है। पहला कि ज्ञान जो है वो इंपिरिकल होता है, अनुभव से आता है, और दूसरा ज्ञान जो है वो सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है। दैट्स इट, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं। इट मीन्स मुझे सप्तभंगी न्याय ने कैसे नॉलेज को इंपेरिकल माना और रिलेटिव माना वो समझाना है, और इसके लिए मुझे हल्का सा रेफरेंस लेना पड़ेगा हमारे अनेकांतवाद का और शादवाद का। दैट्स इट, इजीली आप लिख सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपसे ऐसे। नेक्स्ट, यदि पुरुष और प्रकृति दो पूर्ण रूप से स्वतंत्र सत्ताएं हैं, द पुरुष एंड प्रकृति आर टू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रियलिटीज, तो इन दोनों के बीच कोई भी संबंध संभव कैसे हुआ? हो ही नहीं सकता। बेसिकली शंकराचार्य, चूंकि यहां लिख दिया गया है, इस कथन के आलोक में शंकराचार्य की जो सांख्य की द्वैतवाद की आलोचना है उसका जरा एक विवरण समझा दीजिए मुझे। तो जिस परिस्थिति में शंकराचार्य ने सांख्य दर्शन का कटाक्ष किया, क्योंकि देखिए सांख्य दर्शन का बड़ा कटाक्ष इसलिए भी हुआ, शंकराचार्य के आलोक में या शंकराचार्य के रेफरेंस में अगर बात करता हूं तो चूंकि सांख्य दर्शन ने ईश्वर को नहीं माना। जब शंकराचार्य ने इतना ईश्वर को माना कि कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, जो कि एक वैदिक वाक्य बन गया बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, अहम ब्रह्मास्मि। तो यहां पर एक सबसे बड़ा कटाक्ष तो ये हुआ। दूसरा, चूंकि सांख्य दर्शन ने कहा कि दोनों एकदम अलग है, प्रकृति अलग है तो पुरुष अलग है, तो अगर दोनों अलग हैं तो फिर इनमें संबंध कैसे पैदा हो सकता है? जब अलग ही हैं, जब धरती और आकाश अलग ही हैं तो रिलेशन कैसा? आप कह रहे पानी की बूंद गिरती है, धरती पर आकर गिरती है, इसलिए दोनों एक हो गए, ये पॉसिबल नहीं। सॉरी। तो जो आलोचना है यहां पर बच्चों ने जो गलती करी, समझाता हूं आपको, बच्चों ने सांख्य दर्शन को समझा दिया कि साहब सांख्य दर्शन ने ये कहा, वो कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, और एंड में कंक्लूजन में लिखा कि इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि सांख्य दर्शन तो गलत है। मैंने कहा यार ये तो ठीक है, लेकिन आप समझा क्या रहे हैं, पहले आप वो समझाइए। बोले सर नहीं, यही तो था भाई, सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है प्रकृति और पुरुष का, उसको समझाना है हमें, और एंड में हमें समझाना है कि शंकराचार्य ने कैसे आलोचना करी। अरे तो मैंने कहा मेरे भैया, वो शंकराचार्य की आलोचना को बड़ा लिखना था, क्योंकि ये डिटेल्ड पूछ रहा है, संक्षिप्त में पूछ रहा है, आपसे ब्रीफ कर रहा है। लेकिन ब्रीफ का मतलब ये नहीं है कि आप केवल एक लाइन में लिख के आ गए, कुछ तो डिटेलिंग कीजिए उसकी। बोले सर ये तो गलती हो गई। गलती नहीं, मैंने कहा गलता हो गया, बड़ी मिस्टेक है आपकी, ये गलती मत कीजिए प्लीज। आगे देखते हैं, कई बार ये गलतियां भारी पड़ जाती है आपको। भैया आपसे पूछ क्या रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए एक बार, चलिए, मुझे लगता है दिख नहीं रहा आपको, जरा एक बार देख लीजिए। इफ पुरुष एंड प्रकृति आर टू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रियलिटीज, तो फिर देयर नो रिलेशन बिटवीन द टू इज पॉसिबल। पहले आपको स्टार्टिंग के एक पैराग्राफ में मैक्सिमम 2 से 3 लाइनों में ये लिखना है, सांख्य दर्शन के अंतर्गत प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग सत्ताओं को स्वीकार किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से एक दूसरे से भिन्न है, एक जड़ है तो एक चेतन है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इसी मत का कटाक्ष, इसी मत की आलोचना शंकराचार्य ने करी। शंकराचार्य यहां पर प्रकृति और पुरुष के अलग अलग होने के बाद भी एक मानने के मत को लेकर इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं, जिसके फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। अगर एक जड़ है और एक चेतन है तो दोनों में रिलेशनशिप कौन सी है? दोनों में सुपीरियर कौन है? अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तब क्या होगा? एक जड़ है और एक चेतन है, दोनों मिलकर के एक प्रकृति का निर्माण कैसे कर सकते हैं? और प्रकृति भी कौन सी प्रकृति का निर्माण करेंगे? आप समझाइए मुझे। तो ये पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे मेरे भैया, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा। शंकराचार्य ने इस मत की आलोचना में अपने निम्न विचार दिए,
फिर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 जितने आपको याद है, देन निष्कर्ष, द कंक्लूजन। फिर आप कंक्लूजन करेंगे उस चीज का कि शंकराचार्य ने जो है सांख्य दर्शन के सिद्धांत की पूर्ण रूप से आलोचना की, लेकिन फिर भी सांख्य दर्शन का जो प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत है, यही आगे चलकर योग दर्शन के अंदर मानव शरीर और उसके मस्तिष्क के संबंध का कहीं ना कहीं विचार बना। एक बैलेंसिंग अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा मुझे जिस क्वेश्चन ने शॉक्ड में डाला, एक महावाक्य दे दिया गया आपको, तत्वमसी। तत्वमसी, देखिए महावाक्य क्या होते हैं, अब थोड़ा समझाता हूं आपको। सारे वेदांतों के, सारे या फिर सारे वेदों के ही महावाक्य हैं, वेदांतों के भी महावाक्य हैं। उपनिषद जिसे आप कहते हैं, उपनिषदों के जो 4 बड़े महावाक्य माने गए हैं, उसमें सबसे पहले आता है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर आता है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म। फिर आता है आपका तत्वमसि, तत्वमसि, और उसके बाद आता अयम आत्म ब्रह्म। 4 ही महावाक्य हैं। ये सब संबंध बता रहे हैं आपका और ब्रह्म का। जब मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्म ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इन तीनों चारों में एक ही डिफरेंस है। अहम ब्रह्मास्मि जो है, अहम ब्रह्मास्मि को सबसे लीस्ट माना गया है। रीजन दैट ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, बाकी रेस्ट ऑफ 3 जो है बेस्ड ऑन नॉलेज है, वो ज्ञान पर आधारित है, ये अनुभव पर आधारित है। अहम ब्रह्मास्मि में तभी कह सकता हूं जब मैंने उसको महसूस किया हो, लेकिन जब मैं कहता हूं तत्वमसि, वो ब्रह्म तू ही तो है, वो ब्रह्म ऐसा ही तो है। मैंने जब पहाड़ देखे, जंगल देखे, पेड़ देखे, पौधे देखे, मानव देखा, पक्षी देखे, पशु देखे, मैंने कहा तत्वमसि। मैं कह सकता हूं, मैं इन सबको देखकर कह सकता हूं, लेकिन मैं अहम ब्रह्मास्मि नहीं कह सकता। अहम ब्रह्मास्मि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस है, ये ध्यान रखिएगा, बस और कुछ नहीं है। तत्वमसि की जब हम बात करते हैं तो देखिए तत्वमसि क्या है। तत्वमसि सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहता है, तत्वमसि वो ब्रह्म कोई और नहीं, तू ही तो है। हम कहते हैं नर में नारायण है, हर कण कण में नारायण है, तो तत्वमसि वो ब्रह्म तू ही तो है, वो ब्रह्म तुझसे अलग नहीं है। सूरज के सामने खड़े होकर सूरज की तपिश को जब आप महसूस करते हैं तो ये ईश्वर ही तो है, तत्वमसि। ये हवाएं जो मुझे जीवित रखे हुए हैं, तत्वमसि। ये प्रकृति जो मुझे जीवित रखे हुए है, ये भोजन जो मुझे ऊर्जा दे रहा है, जल जो मुझे जीवन दे रहा है, तत्वमसि। ये ब्रह्म तू ही तो है, ये ब्रह्म तू ही तो है, और ब्रह्म ये तू ही तो है। समझिएगा, ये ब्रह्म तू ही तो है और तू ही तो ब्रह्म है। दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस करता हूं मैं। मान लीजिए कि इंस्पेक्टर साहब आपके सामने खड़े हैं, एक क्राइम हो गया, तो आप उसे, इंस्पेक्टर साहब को आप क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर साहब आप ही तो हैं यहां पर, आप जरा देखिए क्या हो रहा है, और आपके होने से ही सब कुछ सही हो जाएगा। उसी तरह एक भक्त कहता है उपनिषद के अंदर तत्वमसि, कि वो सब कुछ तू ही तो है, और तू है तो ही तो ये सब कुछ है, वरना कैसे पॉसिबल थी ये व्यवस्थाएं, कैसे पॉसिबल था ये जीवन, कैसे पॉसिबल था ये मेरा प्रज्ञावान शरीर, प्रज्ञावान मस्तिष्क, प्रज्ञावान विचार। तभी तो मैंने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म। तत्वमसि में अद्वैतवादी व्याख्या करनी है, आपको समझाना है। उपनिषद के अंतर्गत ये महावाक्य है। 4 अगर महावाक्य आपको याद नहीं है, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसके बाद आता है आपका तत्वमसि, उसके बाद आता है आपका अहम ब्रह्मास्मि, जो मैंने अभी से कहा सबसे लीस्ट है। लीस्ट मतलब कि वो आपके बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है। और उसके बाद लास्ट आता है अयम आत्मा ब्रह्म।
तो ये चार ही हैं और इन चारों से ही हमें एलोबरेट करना होता है। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप चारों मत लिखिए, आप एक लिख दीजिए, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे हैं। ऐसे तो फिर बहुत सारे आप ढूंढते रह जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आप चारों, अगर चार इंपॉर्टेंट है, चार अगर याद नहीं है तो छोड़ दीजिए, एक लिख दीजिए कि साहब वेदों में ऐसे बहुत सारे महावाक्य आते हैं जो कि मानव और ईश्वर के संबंध को एलोबरेट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, उपनिषद जो है, वेदांत जो है, वो वेद जो है, वेदों को तीन अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वहां पर हाइम्स लिखे गए हैं संस्कृत के अंदर, जिनसे हम ईश्वर की स्तुति करेंगे। आरण्यक ग्रंथ वो हैं जो प्रैक्टिसेस को समझाते हैं कि इन स्तुतियों का यूज किस प्रैक्टिस में करना है। उपनिषद है वो लास्ट, सबसे लास्ट कंक्लूजन को लेके आते हैं, लास्ट मतलब वो मोक्ष की बात करते हैं। वेदों का जो कंक्लूजन है वो उपनिषद में आता है, वो वेदांत में आता है। वेदों का अंतिम सेक्शन जो है, एक तो नाम ये हो गया वेदांत, दूसरा जिस ग्रंथ ने वेदों के अंतिम सत्य की चर्चा करी वो वेदांत है। तो यहां पर वेदांत में वो महावाक्य बने जहां पर मानव और ईश्वर के संबंधों को एलोबरेट किया गया। इस क्वेश्चन ने मुझे बड़ा चौंकाया इस बार कि महावाक्य पूछा जा रहा है। मीन्स भैया एक छोटी सी आपको बात बता दूं मैं, जरा अगर आप ध्यान दें तो, जो भी विद्यार्थी 2024 की तैयारी कर रहा है, किताब में, कॉपी में, अपने दीवार पर टांक लीजिएगा इस बात को कि अगर आपको वेदांत दर्शन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वेदांत आपके सिलेबस में, अगर वेदांत आपका वीक है तो इंडियन फिलॉसफी दिक्कत देगी आपको। रीजन दैट, रीजन दैट, रीजन 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 मैं विदाउट रीजन बात नहीं करता आपसे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन का पार्ट बी, शंकराचार्य की जो आलोचनाएं हैं सांख्य दर्शन के ऊपर, मीन्स यहां वेदांत को ही है, सांख्य, शंकराचार्य मतलब वेदांत। फिफ्थ सी, तत्वमसी, ऑब्वियसली बात है वेदांत। और आ गया ये सिक्स्थ ए, शंकराचार्य की ब्रह्म और ईश्वर की विचारधारा। और आ गया ये अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष पूर्व प्राप्त की पुनः प्राप्ति, प्राप्तस्त्य प्राप्ति जिसे कहा गया है, वो क्या है शंकराचार्य का। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात को? कितने प्रश्न आपने देखे वेदांत दर्शन के, जरा मुझे बताइए। अब 7th बी एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का हम लिख लेते हैं, जरा 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। जरा और आगे बढ़ते हैं हम, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। जरा और आगे बढ़ते हैं हम, 10 के 2 हो गए, 10 के 2 हो गए। क्या कितने हुए टोटल? 55 मार्क्स का जो सेक्शन है आपकी पूरी इंडियन फिलॉसफी का। पूरी इंडियन फिलॉसफी का वेटेज 125, तो 55 आउट ऑफ 125। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लगभग लगभग 40% से भी ज्यादा वेटेज जिसको दिया गया है वो वेदांत है। और ये होगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ सकता है। मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था, मैंने लास्ट टाइम जब एग्जाम बच्चों ने दिया, मेरे स्टूडेंट्स ने, मैंने उन्हें कहा था कि भैया न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन इसको पकड़ के चलना। अब मैं न्याय दर्शन की भी कहानी समझा देता हूं आपको, देखिएगा, तब आपको शायद यूपीएससी का कुछ कंसेप्ट समझ में आएगा कि यूपीएससी काम कहां करती है, खेलती कैसे है यूपीएससी आप लोगों के साथ। अभी तक न्याय दर्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट में। चलिए 6th क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहां पर वैशेषिक के बारे में पूछा गया है। वैशेषिक आप इजीली कर सकते हैं जब आपको न्याय दर्शन की नॉलेज ठीक ठाक हो, ध्यान रखिएगा हमेशा। न्याय वैशेषिक को मैं अलग नहीं मान रहा हूं यहां पर, ठीक है, आप अगर कहेंगे अलग है तो फिर हम उसको अलग कर देंगे, बट हाँ, वैशेषिक पढ़ने के लिए आपको न्याय की नॉलेज जरूरी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए आगे आइए, अभी तक कुछ नहीं आया। 6th सी, न्यायिकों का लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष संबंधी विचार, इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे इजी। आगे आइए 7th ए, न्याय दर्शन, फिर से आगे आइए। योग दर्शन, प्रतीति समुत्पाद,
फिर से 8th बी न्याय दर्शन, 8th सी न्याय दर्शन। इट मीन्स 15, 15, 30, 30 के बाद आप आ जाइए यहां पर, फिर से 35, तो 30 और 35 65, 30 और 35 65, 65 प्लस 55, ये आपका न्याय और वेदांत का सेक्शन है भैया। ये आपका न्याय और वेदांत का सेक्शन है भाई। ओवरऑल मुझे अटेम्प्ट 125 करना है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप देखिए वेटेज चेक कीजिए आप न्याय का और वेदांत का वेटेज। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंडियन फिलोसफी में। मैंने 2023 में मेरे विद्यार्थियों को मैंने कहा था, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो जानते होंगे इस चीज को शायद, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया तो नहीं किया, तो भैया नहीं किया, उसका तो मैं क्या कर सकता हूं। महावाक्य हो गया, उसके बाद वैशेषिक दर्शन देखा गया। इसमें वैशेषिक दर्शन का एक सिंगल एजेंडा, सिंगल क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा कोई वेटेज नहीं था इसमें, जस्ट एक डाल दिया गया छोटा सा क्वेश्चन। 5th सी सॉरी डी ई था, और अरबिंदो के दर्शन में सुपर माइंड का कंसेप्ट पूछा गया। सुपर माइंड और माइंड, और सुपर माइंड क्या होता है, तो विकास क्रम है। ईश्वर को हमने सुपर माइंड माना, इंसान को हमने माइंड माना। माइंड टू सुपर माइंड की कहानी होती है। ईश्वर जो है वो माइंड के रूप में ही अवतरित होता है, और फिर से वो क्रम जो है सीक्वेंस में इस तरीके से चलता रहता है, साइक्लिक कंसेप्ट है पूरा। 6th के अंदर फिर से शंकर का ब्रह्म और ईश्वर संबंधी अवधारणाओं को रामानुज के द्वारा आलोचनाएं जो की गई उसके बारे में आपसे पूछ लिया गया। फिर आपका मीमांसा से भी एक प्रश्न छोटा सा डाल दिया गया, भट्ट मीमांसकों का, कि अनुपलब्धि प्रमाण क्या होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इससे आसान प्रश्न जीवन में आपको नहीं मिलेगा भैया, बोनस कहता हूं मैं इसे। अनुपलब्धि प्रमाण, सबसे पहले प्रमाण समझा देना फर्स्ट पैराग्राफ में, उसके बाद अनुपलब्धि प्रमाण को समझा देना। जब प्रमाण समझाओगे तो 6 तरह के प्रमाण होते हैं, वो लिख देना। फिर अनुपलब्धि प्रमाण की व्याख्या कर देना, तो अनुपलब्धि प्रमाण की व्याख्या में समझा देना क्या होता है, एक एग्जाम्पल लिख देना, कंक्लूजन लिख देना। इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता। 15 नंबर बोनस के हैं, नहीं किया तो आपकी मर्जी। 6th सी देखते हैं फिर वापस से, न्यायिकों का लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष संबंधी विचार को स्पष्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, सामान्य और जाति का प्रत्यक्ष होता है, इसे स्वीकार करने में क्या वो न्याय के जैसे ही है क्या। तो कंपैरिजन आ गया न्याय का और आपके मैं कहूं कि न्याय दर्शन जो कह रहा है कि यहाँ पर सामान्य और जाति का जो प्रत्यक्ष है वो सही है क्या, बस वो आपको, तो ये न्याय संबंधित एक लॉजिकल इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ इसे, वो आ गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको आपको। पहला क्वेश्चन जो है लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष, ये भी ऑलमोस्ट 7 से 8 मार्क्स का हो गया, और सेकंड वाला भी 7 से 8 मार्क्स का हो गया। 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया है। 7th ए आता है आपका वापस से न्याय दर्शन का ही है, वैद्य हेतु, जो आपका एक मैं कहता हूं कि आपने लॉजिक्स कह रहा, आपके लॉजिक्स कम चलते हैं यूपीएससी में, नेट में ज्यादा चलते हैं। तो इसमें पक्ष हेतु साध्य 3 कंसेप्ट होते हैं आपके, मेजर मिडिल और माइनर टर्म्स के हिसाब से अगर आप समझे तो इस संदर्भ में न्यायिकों की हेत्वाभास की अवधारणा को स्पष्ट करना है। कुछ नहीं करना, आपको हेत्वाभास को समझाना है, ठीक है। जिसने हेत्वाभास को समझा है, जिसने हेत्वाभास को पढ़ा है, वो जानता है। बहुत सुंदर डायग्राम बना सकते हैं इसके अंदर आप, मजा आ जाएगा, बोनस है। इसी का भी देखिए, अद्वैत वेदांत जो है मोक्ष पूर्व प्राप्त की पुनः प्राप्ति है, इस कथन को शंकर किस प्रकार उदाहरणों से स्पष्ट कर रहे हैं वो जरा समझा दीजिए मुझे। अटेनमेंट ऑफ दैट विच इज ऑलरेडी अटेंड। शंकराचार्य ने अपने जीवन में एक बहुत अच्छी बात कही। शंकराचार्य ने कहा कि दुख नहीं है, अज्ञान नहीं है, केवल हमने उसे देखना छोड़ दिया है। सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, बस मैं जैसे ही उसे देख लूंगा तो सब मैं समझ जाऊंगा। शंकराचार्य कहते हैं ईश्वर को पाना नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं ईश्वर कोई खोई हुई सत्ता नहीं है कि जिसको मैं पाने जाऊंगा, ढूंढने जाऊंगा। किसे ढूंढेंगे आप, सब कुछ आपके अंदर ही तो है। इसी को समझाना है भैया। चलिए कंक्लूजन बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। योग दर्शन का चित्त और चित्तवृत्तियों की व्याख्या करनी है। पहली बात, योग दर्शन चित्तवृत्तियों के निरोध का निर्देश क्यों दे रहा है। चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त में जो अलग अलग प्रकार की वृत्तियां आती है, उन वृत्तियों के कारण क्या होता है और इसको क्यों रोका जाए, चित्तवृत्ति निरोध क्यों किया जाए,
बिकॉज योग है चित्त वृत्ति निरोध है, योग ही चित्त वृत्तियों का निरोध है और कुछ भी नहीं है। चित्त में जो वृत्तियां आ रही है उनको जो रोक दे वही योग है। वृत्ति इन वृत्तियों को रोकना क्यों है, वही आपको एक्सप्लेन करना है। प्रत्यक्ष समुत्पाद को ना जानना दुख है, और अगर उसको जान लिया तो दुख का अंत हो जाएगा। बौद्ध दर्शन का प्रश्न आ गया, लो प्रत्यक्ष समुत्पाद को समझाना है। क्वेश्चन देखकर आप डरिए मत, क्वेश्चन का मेन थीम पकड़िए कि वो पूछ क्या रहा है। प्रत्यक्ष समुत्पाद पूछ रहा है, इस प्रत्यक्ष समुत्पाद से वो कह रहा है कि इसका ज्ञान होने से दुख का अंत हो जाता है। बिकॉज भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान रियलिटी को जान जाता है, जो रियलिटी को जान जाएगा वो फिर कल्पनाओं में नहीं रहेगा, जो कल्पनाओं में नहीं रहेगा वो दुख में नहीं रहेगा। दैट्स इट। तो यही तो मोक्ष अवस्था है, मोक्ष मतलब ज्ञान। नेक्स्ट 8th भी देखिए, न्याय दर्शन में प्राग भाव की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिख दीजिए। ये अवधारणा किस प्रकार सांख्य का जो कारणता सिद्धांत है उससे थोड़ी सी अलग है, वो जरा वो समझा दीजिए मुझे। ठीक है, बेसिकली कॉजेशन थ्योरी का जो सिद्धांत है उस पर कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, एक न्याय की कॉजेशन थ्योरी है, एक सांख्य की कॉजेशन थ्योरी है, एक आपका सत्कार्यवाद समझाती है, एक असत्कार्यवाद समझाती है। दैट्स इट। मेरी यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद की, बहुत लोगों ने देखी है उसे, जरा देखिएगा उसको, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। मैं समझाता बड़ा अच्छा हूँ, बहुत पहले बनाई थी मैंने। नेक्स्ट, क्या पद और शब्द जो है सामान्य को या विशेष को या दोनों को ही इंगित करते हैं? इस विषय पर न्याय और मीमांसा के अंदर जो कंसेप्ट है उसको जरा समझा दीजिए हमें। अब चूंकि न्याय और मीमांसा जो है वेदों पर बेस्ड है, मीमांसा जो है आपकी, मीमांसा का मोटिव ही यही था। जैमिनी ऋषि जो हुए उन्होंने मीमांसा का कंसेप्ट ही यही समझा कि साहब मीमांसा मतलब जो मैं वेदों के अंदर जो ज्ञान लिखा हुआ है उसको जानने की मीमांसा, उसको फैलाने की एक मीमांसा, लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास, प्रयत्न, एक क्यूरोसिटी मीन्स मीमांसा। तो वो यही कर रहे हैं। तो वो पद शब्द सामान्य है या विशेष है, इन दोनों को इंगित कर रहे हैं। तो भैया इसमें कुछ नहीं, एक कंसेप्ट चलता है आपका अन्विताभिधान्यवाद और अभिहितान्यवाद। ठीक है, अगर कभी पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा। आप उसका थोड़ा सा कंक्लूजन लेकर के आप इस पूरे को समझा सकते हैं। ठीक है, तो न्याय और मीमांसा इन दोनों को आप एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं। तो भैया ये इंडियन फिलोसफी का सेक्शन था। अच्छा, मैं आपको क्या समझा रहा था, मैंने कहा था ना बाद में समझाऊंगा, रुको जरा। इंडियन फिलॉसफी आज की तारीख में यूपीएससी के लिए लॉजिकल हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर इस कोई भी क्वेश्चन एक रैंडमली आप उठा लीजिए, आपको अगर थीम समझ में नहीं आई उस क्वेश्चन की, रटंतिफिकेशन तो यूपीएससी ने पहले ही बंद कर दिया, वो तो चल हटा दीजिए साइड में। अगर अब आप सिर्फ रट रहे हैं फिलॉसफी को तो भैया आपका काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अब आपका काम नहीं चलेगा। पूछिएगा मेरे विद्यार्थियों से, पूछिएगा आप, मैंने उन्हें डायग्राम बनाना सिखाया कि भैया आप डायग्राम बनाइए, मैंने उन्हें एग्जाम्पल्स निकालना सिखाया अपने मन से, आप एग्जाम्पल्स निकालिए। जय शंकराचार्य कह रहे हैं कि साहब एक जीव का जो मोक्ष है, ईश्वर की प्राप्ति है, वो कुछ प्राप्ति नहीं है, बेसिकली खुद को जगाना है, खुद के पास ही सब कुछ है। तो ये वैसा ही नहीं है कहीं कि एक मछली समुद्र में रह रही है और वो पानी की खोज कर रही है। पानी की खोज नहीं करनी है, पानी वही है, उसी के पास है, उसी के अंदर है, उसी के बाहर है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। दैट्स इट। अब इस एग्जांपल को कोई कटाक्ष करके मुझे बताए तो मैं मान जाऊं। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए, इंडियन फिलॉसफी में आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। आसान है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया 2023 में इंडियन फिलॉसफी का कि जिसको आप एक ऐसे कहेंगे सर ये कहां से आ गया, ये तो समझ में ही नहीं आया, ये तो पकड़ में ही नहीं आया, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया। बैलेंसिंग पेपर जो ऑलवेज ये बनाते हैं, जैन दर्शन से भी एक आया, 4 बार को मिस कर दिया इन्होंने, 4 बार को इस बार बिल्कुल नहीं पूछा, तवज्जो ही नहीं दिया बेचारे को, इतनी इंसल्ट करी उसकी। बाकी सबसे पूछा गया, जैन से पूछा गया है, बुद्ध से पूछा गया है, न्याय से पूछा गया है, वैशेषिक से पूछा है, सांख्य से पूछा है, योग से पूछा है, मीमांसा से पूछा है, वेदांत से पूछा है, सीक्वेंस वाइज सबसे पूछा है। एक 4 मार्क से नहीं पूछा, पेपर देखिएगा। तो ये क्यों नहीं पूछा, एक अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब चीज थी, लेकिन केवल न्याय और वेदांत से इतने ज्यादा क्वेश्चंस आना अपने आप में एक सोचने वाली बात है। हाँ, एक छोटी सी ट्रिक और देता हूं मैं आपको फ्री के अंदर।
आगे आने वाले टाइम में भैया योग दर्शन को मजबूत रखना, योग दर्शन का वेटेज बढ़ेगा। और जब मैं योग दर्शन कहता हूं तो मैं सांख्य और योग कहता हूं, ध्यान रखना इस बात का। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे जहां पर हम चर्चा करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।